नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में निबंध सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, किसी भी निबंध लेखन के लिए आपको पूरे निबंध के प्रारूप को 3 खंडों में बांटना चाहिए, 3 भागों में, 3 फेसेट में। पहले भाग में कोशिश कीजिए कि निबंध की भूमिका लिखी जाए। दूसरे भाग में निबंध के बॉडी स्ट्रक्चर को, मुख्य भाग को, यानी आयामों की चर्चा करें। निबंध के शीर्षक का जुड़ाव किसी सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक, वैश्विक, स्वास्थ्य संबंधी, पर्यावरण संबंधी पहलुओं से यदि जुड़ाव है तो उन सब की चर्चा करें। और तीसरे भाग में निबंध की प्रासंगिकता, वर्तमान संदर्भ में उसमें सुधार की गुंजाइश, जिसे हम लोग निष्कर्ष कहते हैं। निबंध का शीर्षक आज किस रूप में है, आने वाले समय में उसका क्या रूप हो सकता है। तो इन 3 भागों में, पहले भाग में भूमिका, इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरे भाग में आयाम, कोई भी विषय हो, मरे से मरे विषय पर भी आप लिख सकते हैं यदि आप आयामों को समझने लग गए। एक छोटी से छोटी वस्तु पर, एक चौक है, एक मार्कर है, एक डस्टर है, एक कमीज है, किसी भी चीज पर, पेड़ पर, लकड़ी पर, आप किसी मरे से मरे विषय पर भी आयामों की चर्चा कर सकते हैं। हर चीज के आयाम होते हैं, उसका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक आयाम, वैश्विक आयाम, स्वास्थ्य संबंधी, पर्यावरण संबंधी कई आयाम होते हैं। तो दोस्तों, और तीसरे भाग में कोशिश करें निष्कर्ष को लिखने की। तो ये तो निबंध के 3 भाग हैं। सबसे जरूरी बात है कि सभी निबंध एक प्रारूप में नहीं लिखे जाते। हर निबंध के लिए जरूरी नहीं कि आप एक भूमिका तैयार करें, क्योंकि भूमिका के विषय में कहा गया कि विषय से संबंधित उसकी उत्पत्ति, कब वह विषय उत्पन्न हुआ, किन परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ, पहले उसका रूप क्या था, पूर्वकालिकता उसकी कैसी थी, निरंतरता किस प्रकार बनी हुई है, आज उसमें कोई संक्रमण या परिवर्तन है क्या, समसामयिक प्रश्नों को लेकर के उस विषय की क्या स्थिति है। जरूरी नहीं कि निबंध के सभी विषय पर आप उसके जन्म, उसकी पृष्ठभूमि को लिख पाएं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बिल्कुल ज्वलंत रहे हैं या उनका अतीत से आज कोई लेना देना नहीं है, वो नए रूप में ढलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। यदि आप देखें तो आतंकवाद, आतंक का रूप हालांकि बहुत लंबे अरसे से रहा है, लेकिन उसका स्वरूप बदलता भी आया है, याद रखिए। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के आतंक रहे हैं। आतंक की आइडियोलॉजी भी कोई एक प्रकार की नहीं होती। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, निबंध को 3 भागों में बांटें। दूसरी बात कि हर निबंध का प्रारूप नहीं होता है। और तीसरी बात कि किसी भी निबंध को लिखने के लिए आपके पास आइडियाज तो हों ही, कोशिश यह कीजिए कि उनसे जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां हैं रचनाकारों की, विचारकों की, साहित्यकारों की, दार्शनिकों की, तो उन पंक्तियों को आप पुष्टि के तौर पर, उदाहरण के तौर पर उन्हें रखें। इससे आपके अंक बढ़ते हैं। तो इसी प्रयास में आज हम लोग प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को देखेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे कि यूपीएससी हो या राज्य स्तरीय परीक्षाएं हों, प्रकृति, पर्यावरण, विज्ञान से जोड़ करके, उद्योगवाद, प्रदूषण से जोड़ करके हर हाल में कोई ना कोई निबंध पूछा जाता है। जलवायु परिवर्तन, भूतापन, इनसे संबंधित मुद्दे पूछ लिए जाते हैं। कुछ बातें हैं जो मैं आपको साहित्यिक और दार्शनिक अंदाज में आपके समक्ष परोसना चाहता हूं। प्रकृति मतलब क्या? जब हम लोग कहते हैं मैं तुम्हारी प्रकृति से वाकिफ हूं, परिचित हूं, इसका अर्थ प्रकृति मनुष्य की भी होती है। इसलिए प्रकृति के 2 रूप माने गए, एक बाह्य रूप और एक आंतरिक रूप।
कहते हैं कि आंतरिक प्रकृति कुछ और नहीं, मनुष्य का स्वभाव है, और बाह्य प्रकृति ये पूरा वातावरण है। परिजोड़ आवरण, परि यानी चारों तरफ, आवरण यानी हमारे बाहरी हिस्से को कहते हैं। शरीर पर कपड़े का आवरण है। तो प्रकृति दो रूपों में उपलब्ध है, एक मनुष्य की आंतरिक प्रकृति स्वभाव, और एक बाह्य प्रकृति वातावरण पर्यावरण। दोनों को दोस्तों नेचर कहते हैं। मनुष्य के स्वभाव को भी नेचर और बाह्य आवरण पर्यावरण को भी नेचर कहते हैं। अब एक बात समझने लायक है कि बचपन से एक डायलॉग हम और आप देते आए कि मनुष्य और प्रकृति के बीच अटूट संबंध है। तो हम लोग ऐसे एक बेसिक जानकारी रखते हैं कि मनुष्य प्रकृति की गोद में पलने बढ़ने वाला एक सामाजिक प्राणी है। बिना प्रकृति के, बिना परिवेश के, बिना साहचर्य के मनुष्य जी नहीं सकता। प्रकृति पर ही उसका जीवन निर्भर है। उसकी जीवन शैली, उसके क्रियाकलाप प्रकृति में ही घटित है। कभी आपने सोचा है कि जो मनुष्य की आंतरिक प्रकृति यानी स्वभाव है, उसी का प्रसार बाह्य प्रकृति है। जिस प्रकार प्रकृति की पांचों शक्तियों, क्षितिजल पावक गगन समीर, इन पांचों शक्तियों से मनुष्य बना है। पंच तत्व मिली बनी शरीर, मर जाने के बाद आदमी पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। तो जिस प्रकार प्रकृति की पांचों शक्तियों से स्वयं मनुष्य बना हुआ है, उसी प्रकार मनुष्य की आंतरिक प्रकृति का ही प्रकाशन बाह्य प्रकृति है। आपने एक पंक्ति सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनुष्य यदि आंतरिक प्रकृति से खुश है, वह पुलक का अनुभव कर रहा है, हर्ष का, तो उसे बाह्य पर्यावरण भी बड़ा अच्छा लगता है। मनुष्य यदि भीतर से निराश है, दुखी है, तो उसे परिवेश, पर्यावरण, वातावरण की खूबसूरती भी भयावह लगने लगती है। भीतर से व्यक्ति डरा है तो बाहर की प्रकृति भी उसे भयावह जान पड़ती है। इसका अर्थ कि मनुष्य यदि उदार है तो समझ लीजिए कि प्रकृति भी उदार है। प्रकृति और मनुष्य दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। और एक शब्द है कि प्रकृति प्रतिध्वनन के सिद्धांत पर कार्य करती, इकोसिस्टम। मनुष्य यदि प्रकृति के प्रति अच्छा करेगा, मनुष्य यदि प्रकृति के प्रति उपकार करेगा, तो हर हाल में प्रकृति भी मनुष्य के लिए जीवनदायी होगी। और यदि मनुष्य प्रकृति को छेड़ने की कोशिश करेगा तो प्रकृति विध्वंसकारी रूप लेगी। इसलिए कहीं जल प्लावन, कहीं सुनामी, कहीं तूफान, कहीं चक्रवात, कहीं कैटरीना, कहीं करीना, कहीं अल्नीनो, कहीं अम्फान, कहीं जंगल में आग। दोस्तों, ये प्रतिध्वनन का अर्थ ही है कि मनुष्य के क्रियाकलाप, यदि मनुष्य प्रकृति को बचाने की कोशिश करेगा तो प्रकृति हर हाल में मनुष्य को बचाएगी। इसीलिए कई आंदोलन चले, पेड़ लगाओ देश बचाओ, नर्मदा बचाओ अभियान, गंगा सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान, चिपको आंदोलन, मेधा पाटेकर, ऐसे कई नाम हैं। कोई जल पुरुष, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, शायद मैं नाम ठीक याद कर पा रहा हूं या नहीं। दोस्तों, एक बात तो तय है कि मनुष्य तभी समृद्ध है जब प्रकृति समृद्ध है। वही राष्ट्र, वही समाज समृद्ध है, शक्ति संपन्न है, जिसके पास प्राकृतिक संपदाओं का संतुलन है। लेकिन वर्तमान जीवन संदर्भों में विज्ञानवाद, बाजारवाद, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बाजारवाद और प्रकृति, विज्ञानवाद, यंत्रवाद और बाजारवाद के आने से, औद्योगिक महानगरीकृत प्रसार से, अभी कहीं सुना होगा आपने कि 5000 पेड़ काट दिए गए। लोग पेड़ों को काटकर, हरियाली को उजाड़ कर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी कर रहे हैं।
ये मॉल कल्चर, ये औद्योगिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक घराने प्रकृति की छाती को लहूलुहान करके ही खड़ी किए जाते हैं। तो यंत्रवाद, विज्ञानवाद यानी साम्राज्यवादी, पूंजीवादी शक्तियों का षड्यंत्र अब भी जारी है और प्रकृति को तहस नहस करने का षड्यंत्र इन यांत्रिक, विज्ञानवादी, औद्योगिक इकाइयों के द्वारा किया जाता रहा है। इसलिए गांधी जैसे विचारकों ने विज्ञान को मानव घाती मान लिया। सिर्फ मानव घाती इस अर्थ में नहीं कि मनुष्य के लिए विज्ञान विध्वंसकारी है, प्रकृति को ही भ्रष्ट कर रहा है। यदि प्रकृति नष्ट हो जाए तो मनुष्य जिएगा कहाँ। जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचना कामायनी में प्रकृति के सुंदर और भयावह दोनों रूपों की चर्चा की। उन्होंने लिखा, यह प्रकृति परम रमणीय, अखिल ऐश्वर्य भरी, शोधक विहीन। तुम इसका पटल खोलने को हो परिकर कसकर बन कर्मलीन। प्रकृति तो परम रमणीय है, सौंदर्य से भरी हुई, समृद्धि से भरी हुई, इसका शोध किया जाना बाकी है। लेकिन मनुष्य इसका सदुपयोग करे, चारों ओर कसकर कर्मलीन होकर के ही प्रकृति के सौंदर्य को जाना जा सकता है। इसलिए फिर प्रसाद लिखते हैं, एक तुम और यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतनानंद। मनुष्य चाहे तो इस अमंद प्रकृति को गतिशील, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि प्रकृति को भी मनुष्य अपने लिए उपयोगी बना सकता है। उपयोगिता का सिद्धांत है, उसका रूप परिवर्तन करके, उसके प्रति अपनी मानवीय भावनाओं को व्यक्त करके। हमारे धर्मों में प्रकृति की रक्षा का भाव रहा है। हम पीपल की पूजा, सर्प पूजा, नदियों की पूजा अगर करते आए हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति उपासना है और प्रकृति के प्रति अपनी उदारता का भाव, कृतज्ञता का भाव। एक निबंध पूछा है 1 साल पहले कि हर्ष कुछ और नहीं, कृतज्ञता का सहजतम रूप है। मनुष्य यदि प्रकृति के प्रति भी कृतज्ञ हो तो वह खुश रहेगा, क्योंकि प्रकृति फिर खुश रहेगी। और प्रकृति यदि संतुलित है तो मनुष्य का जीवन संतुलित है। इसीलिए उसी प्रसाद जी ने कामायनी में फिर लिखा कि धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य, पंचभूत का भैरव मिश्रण, संपाओं के सकल निपात। प्रकृति की 5 शक्तियां यदि असंतुलित हो जाएं तो मनुष्य का जीवन असंतुलित हो जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि वह विज्ञानवादी षड्यंत्रों से, उपभोक्तावादी, बाजारवादी स्वार्थों से प्रकृति को तहस नहस कर रहा है। पहाड़ों को काट करके अपने घर में मूर्तियां सजा रहा है मनुष्य। हरियाली को काटकर, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाकर हम अपने भोग विलास की पूर्ति कर रहे हैं। हमारे होठों की लाली और गालों पर सुर्खी किसी मासूम, किसी अबोध प्राणी की हत्या पर निर्भर है। प्रकृति को नोचकर, प्रकृति को खरोंचकर कि हम स्वयं को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर याद रखिए, प्रकृति रही दुर्जेय, प्रकृति को परास्त नहीं किया जा सकता। हम गर्मी को परास्त करने के लिए एसी, कूलर चलाते हैं, पर भूल जाते हैं कि बचपन से आप लोग एक चीज पढ़े हुए हैं कि सौंदर्य प्रसाधन विलास की वस्तुओं से जुड़े उद्योग और अति शीतलक उद्योग ये CFC उत्पादित करते हैं और इनका ओजोन लेयर से सीधा संबंध है। पढ़े हैं ना आप सब कि ओजोन लेयर में छेद हो जाए तो फिर बचना मुश्किल है। कई प्रकार की समस्याएं अपने आप शुरू हो जाएंगी। ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, ताप बढ़ता जाएगा, जलवायु परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, भूतापन की स्थिति उत्पन्न होगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़े हो आप लोग। यानी ये सब विज्ञानवादी, उपभोक्तावादी षड्यंत्रों के कारण प्रकृति के साथ छेड़छाड़। किंतु प्रकृति रही दुर्जेय, प्रकृति कभी हारती नहीं, पलटवार करती है।
प्रकृति प्रतिशोध लेती है। याद रखिए, प्रकृति मासूमियत से भरी हुई है। हमारे साहित्यकारों ने, हमारे रचनाकारों ने प्रकृति को इतना प्रेम किया कि नारी से भी अधिक प्रेम किया। पंत जी लिखते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, पेड़ों की मृदु छाया में उन्हें रहना पसंद है। तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं मैं लोचन भूल अभी से इस जग को। वो रचनाकार पागल नहीं थे। महात्मा गांधी जैसे विचारक संत कुछ न कुछ सोचते होंगे। उनकी वैज्ञानिकता देखिए, जानते थे कि प्रकृति बची रहेगी तभी हम बचे रहेंगे। प्रकृति यदि संतुलित है, उसकी पांचों शक्तियां क्षिति जल पावक गगन समीर, देखिए आज जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं वो सब इसी से उत्पन्न हो रही हैं, मनुष्य के वैज्ञानिक उपभोक्तावादी बाजारवादी षड्यंत्रों से। पिछले साल का निबंध है, पढ़ के देखिए कि हम मानवीय नियमों पर तो बंधन लगा सकते हैं, उन पर संतुलन पा सकते हैं, नियंत्रण, किंतु प्राकृतिक नियमों पर नहीं। किंतु मनुष्य प्रकृति के नियमों को बांध देना चाहता है। वह धूप गर्मी जाड़ा बरसात सबको बांध देने की कोशिश कर रहा है। वह दिन और रात को बदलने के फिराक में है, रात को दिन बना देने की कोशिश कर रहा है। महानगरों में रात को दिन की तरह चकाचौंध। तो जब जब प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति तो नहीं हारेगी, पलटवार करेगी, असंतुलित होकर मनुष्य के जीवन लीला को समाप्त करेगी। तब लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी, प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण करके बना दी जीवनी जर्जर झीनी। यह यंत्रवाद, यह औद्योगिक व्यवस्था, बाजारवाद, इसने प्रकृति की शक्ति को छीना है। नेचुरलिटी हर जगह खत्म होने लगी है, कृत्रिमता भरती जा रही है। और जब जब कृत्रिम होने की कोशिश करेंगे हम, तब तब प्रकृति के प्रति हम कहीं ना कहीं कृतज्ञ भाव दर्शाएंगे। और कृतज्ञता जानलेवा है, प्रकृति के उपकारों को भूलना। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर ने इसी विज्ञानवाद और प्रकृति के संबंध को जोड़ते हुए लिखा कि विज्ञानवाद कहीं ना कहीं भ्रमित प्रज्ञा का शिकार है। भ्रमित प्रज्ञा का कौतुक यह इंद्रजाल, कहते हैं यह विज्ञान इंद्रजाल है, चमत्कारी शक्ति है, लेकिन इसकी बुद्धि भटक गई है। और तब उन्होंने लिखा कि विज्ञान यदि तलवार है सावधान मनुष्य, विज्ञान यदि है तलवार तो रे मनुष्य, फेंक दे इसे मोह तज सृष्टि के संस्कृति के उस पार। विज्ञान क्यों प्रकृति घाती बना हुआ है, और तब इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि सतत विकास पर ध्यान दें। क्यों हम विरोध करना चाह रहे हैं सीटीबीटी, हमारी ट्रीटी है, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी वैश्विक स्तर पर, एनपीटी न्यूक्लियर प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, सुने होंगे आप। हम नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम गुट निरपेक्षता की बात कर रहे हैं। विश्व के देश अब इस बात को समझने लगे हैं कि विज्ञान और साम्राज्यवाद से मनुष्य सिर्फ अपने लिए घातक भविष्य का चयन करेगा, उसकी पीढ़ियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। देखिए अभी ये कोरोना की महामारी, चले थे हम प्रकृति पर काबू करने, परंतु जिन लोगों ने इस बीमारी को उपजाया या जिन्होंने जन्म दिया दूसरे को नष्ट करने के लिए, स्वयं तहस नहस हो गए। इस विज्ञानवाद और यंत्रवाद से मनुष्य नहीं बच सकता। इसके चमत्कार को हमने अभिशाप का रूप देना शुरू कर दिया है। विज्ञान की सर्जनात्मकता को विध्वंसात्मक स्वरूप से हम जोड़ चुके हैं, और इसलिए विज्ञान प्रकृति घाती हो गया है। वैश्विक संगठन अर्थ समिट पूरे विश्व की प्रकृति को बचाने के लिए सरकारी, गैर सरकारी, सामुदायिक कई प्रयास किए जा रहे हैं।
परंतु अब उन प्रयासों से ऊपर उठकर व्यक्तिगत प्रयासों की आवश्यकता है, संकल्प की आवश्यकता है। क्योंकि बिना व्यक्तिगत संकल्प के, बिना व्यक्तिगत प्रयास के प्रकृति की रक्षा संभव नहीं है। हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी ले। सरकारों का तो काम है, सरकारें करेंगी, वैश्विक संस्थाएं करेंगी, वैश्विक संगठन प्रयास करेंगे, परंतु व्यक्ति क्या सोच रहा है वह जरूरी है। दोस्तों, हमारे विचारकों ने माना कि एक स्वच्छ प्रकृति समाज की स्वस्थ मानसिकता का परिचायक है। हर घर कुछ कहता है। यदि घर साफ सुथरा है तो उस घर के लोगों की मानसिकता समझ में आती है। और आपका परिवेश साफ सुथरा है, हम बेशक गरीब ही सही, हमारे पास खाने को निवाला नहीं, लेकिन हम शुरू से गोबर मिट्टी से लीपकर स्थानों को पवित्र करने वाले, सुचिता के साथ रहने वाले लोग हैं। हम हत्यारे लोग नहीं, हम मासूम जीवों के अपराधी नहीं। तो फिर ये जघन्य हत्याएं क्यों? मनुष्य यदि भीतर से क्रूर है तो याद रखिए, क्रूरता कहीं ना कहीं उसी के लिए प्रतिकार बन करके आएगी। तो वैश्विक संगठन चाहे जो भी करें, परमाणु प्रसार पे रोक लगाया जाए, जैविक हथियारों पर रोक लगाएं, ये सब वैश्विक संस्थाओं, भारतीय सरकार, वैश्विक सरकारों के अपने प्रयास हैं। लेकिन अब व्यक्ति को कृत संकल्प होना पड़ेगा कि उसे मन से स्वच्छ होना है। प्रकृति अपने आप बच जाएगी। प्रकृति के भीतर थोड़ा समायोजन की आवश्यकता है, सामंजस्य की आवश्यकता है। थोड़ी गर्मी सर्दी सहने की क्षमता अपने में लाएं, प्रकृति के बीच रहें। गर्मी थोड़ी अधिक लगे नहीं कि बटन दबा दिया। तो ये बटन दबाने वाले, अभी विश्व के किसी एक देश ने कहा था कि लाल बटन दबाऊंगा तुमको उड़ा दूंगा। बटन दबाकर मनुष्य सिर्फ अपने लिए घातक भविष्य ही चुन सकता है। साहित्य में एक संकल्पना है लघु मानववाद, कि मनुष्य ने विज्ञान के प्रयोग के द्वारा आधुनिक संयंत्रों को मनुष्य ने जन्म दिया, रोबोट सुपर कंप्यूटर को मनुष्य ने जन्म दिया, लेकिन इन्हीं आधुनिक वैज्ञानिक संयंत्रों, मशीनों के आगे मनुष्य बौना होकर रह गया। उसकी हैसियत दबकर रह गई, उसकी क्षमता सीमित होकर रह गई। और यही है लघु मानववाद। मनुष्य अपनी हैसियत, उसे लगता है कि मैं असीमित हैसियत वाला हूं, लेकिन जिन मशीनों को, जिन वैज्ञानिक संयंत्रों को वह बनाया, उनके आगे मनुष्य खुद बौना होकर के रह गया है। और इसलिए आज चिढ़ा हुआ है, अस्तित्ववाद के साथ जी रहा है। अब वह समझने लगा है कि वह बड़ा या मशीन, और उत्तर मिलने लगा है कि मशीन बड़ा, विज्ञान बड़ा। तो मनुष्य जब जब अपनी प्राकृतिक सर्जनात्मक शक्ति को खोएगा, तब तब वैज्ञानिक षड्यंत्रों का शिकार होगा। और ये विज्ञान, यंत्रवाद, उद्योगवाद, उपभोक्तावाद, बाजारवाद, मनुष्य, प्रकृति, जीवन, नारी, सबके लिए घातक प्रक्रियाएं हैं। तो मैं उम्मीद करूं कि कुछ बातें समझ में आई। यानी आज के निबंध को आप जोड़ सकते हैं, प्रकृति, पर्यावरण, प्राकृतिक संतुलन। देखिए, पूछे भी गए मनुष्य प्रकृति का संबंध। पूछा गया है कि हम मानवीय नियमों पर तो रोक लगा सकते हैं, प्राकृतिक नियमों पर नहीं। पूछा भी गया है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। अब समझिए। तो दोस्तों, बाजारवाद और प्रकृति, आप कई रूपों में इस निबंध को लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि कुछ बातें समझ में आई होंगी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में हम फिर प्रस्तुत होते हैं। तब तक नमस्ते दोस्तों।